हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो स्टूडेंट मैं चाहूंगा कि जो हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट की है प्रैक्टिकल अप्रोच की, जो हमारा चैप्टर है इनकम टैक्स का सबसे पहला चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। तो जिसके अंदर हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए। तो मैं चाहूंगा ये पूरी सीरीज आप कॉपी पेन लेके मेरे साथ आप पूरी प्रैक्टिस करेंगे और हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडिविजुअल के रिगार्डिंग हम लोगों ने क्या देखा था, रेट ऑफ टैक्स हम लोगों ने देखे थे। और कौन सा असेसमेंट किया था, 21 22। इसका मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, हाँ जी, प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 2021। तो अगेन एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो बच्चे ये प्रैक्टिकल अप्रोच की जो हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, तो स्टूडेंट ये लेक्चर नंबर सेकंड है। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले आप वो चैप्टर कंप्लीट कर लें। मतलब कि पहले आप वो लेक्चर कंप्लीट कर लें, लेक्चर नंबर 1, देन आप लेक्चर नंबर 2 देखेंगे तो आपकी जो क्लियरिटी है और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसका लेवल स्टूडेंट इनहांस हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसके अंदर इंडिविजुअल के रिगार्डिंग हम लोगों ने स्लैब रेट की बात की थी। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, अगर आपको पता होगा तो हम लोगों ने स्लैब रेट्स की बात की थी। और स्लैब रेट में आपको अगेन दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम 2.5 लाख रुपए, अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, 2,50,000 रुपए है, तो उसे कोई भी टैक्स पे नहीं करना। और अगर इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है और 5 लाख रुपए तक है, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जो नेक्स्ट 2,50,000 है उसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो 5% है। तो कितना टैक्स आ जाएगा, 12,500 रुपए का टैक्स आ जाएगा। उसके बाद अगला स्लैब 5 से 10 वाला है। इसका मतलब नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर जो टैक्स रेट होगा वो 20% चार्ज किया जाएगा। ऑलरेडी 12,500 रुपए आप निकाल चुके हो, प्लस आपको 20% और निकालना है 5 लाख के ऊपर, जो कि 1 लाख रुपीस आएगा। तो अगर किसी की इनकम 10 लाख रुपए होगी, 10 लाख रुपीस होगी, तो उसका जो टैक्स है टोटल वो 1,12,500 रुपए बन जाएगा। बाकी इसके अंदर एक दो चीजें और ऐड होनी है, वो हम अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। तो बहुत मजा आने वाला है, आज बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिकैप करा रहा हूं आपको, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था। 10 लाख से ज्यादा होगा तो 1,12,500 रुपए हम ऑलरेडी टैक्स निकाल चुके हैं, प्लस 30% और ऐड हो जाएगा। तो जितना भी 10 लाख से ज्यादा होगा उसके ऊपर 30% और ऐड हो जाएगा। अब यहां पे स्टूडेंट एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मैं करने जा रहा हूं, और सीबीडीटी, सीबीडीटी आपको पता ही होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो उसकी एक नोटिफिकेशन है। ठीक है जी, वो नंबर भी मैं आपको बताऊंगा कि उसका नोटिफिकेशन का क्या नंबर है। उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। और वो टॉपिक क्या है कि जो सीनियर सिटीजन है उसकी एज क्या है भाई, 60 इयर्स। और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उसकी एज क्या है, 80। उसकी एज क्या है, 80 इयर्स। तो मैं आपको एक डेट बताऊंगा और उस डेट से आपने मुझे बताना है कि जो ये इंडिविजुअल है ये 60 इयर्स का है या नहीं है, जो ये इंडिविजुअल है ये 80 इयर्स का है या नहीं है। सर इससे होगा क्या भाई, अगर कोई इंडिविजुअल 60 इयर्स का होगा तो उसके ऊपर स्लैब रेट जो आएगा वो कैटेगरी नंबर 2 में आएगा। पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं,
देन वही 5% है, 20 है और 30 है। ठीक है जी। और अगर 80 इयर्स का होगा तो उस केस के अंदर पहले 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो अगला स्लैब रेट है उस पर 20% है, क्योंकि जो 5% का रेट था वो ऑलरेडी उसको हमने 5 लाख का बेनिफिट दे दिया है, जिसके ऊपर हम कोई भी टैक्स चार्ज नहीं कर रहे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सीबीडीटी की क्लैरिफिकेशन। तो आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर कि सीबीडीटी ने क्या निकाला है भाई, सर्कुलर निकाला है 28/2016, जो कि किस डेट को आ गया था, 27 जुलाई को आ गया था। ये 2016 के अंदर ये सर्कुलर आ गया था। और ये सर्कुलर क्या बोलता है स्टूडेंट, तो इसके लिए मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके साथ ले रहा हूं और देखते हैं उसके अंदर आप उस इंडिविजुअल की एज फाइंड आउट कर पाते हैं या नहीं। ठीक है जी, चलो। तो मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाएंगे। ठीक है, चलो। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर सब कुछ कर लिया था। तो इसके अंदर हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लेंगे अभी थोड़ी देर में, पर पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लें, जो कि सीबीडीटी सीबीडीटी का क्या आया था भाई, क्लैरिफिकेशन। तो सीबीडीटी ने क्लैरिफाइड किया था सर्कुलर नंबर, अगर मैं बात करूं सर्कुलर नंबर 28/2016 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है, एक रेजिडेंट इंडिविजुअल। ठीक है, ये रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन होता है, इसके बाद चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस, तो उसके अंदर आपको बताया जाएगा रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन होता है। ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है आपको बताना है वो 60 इयर्स का, उसका 60th या 80 साल वाला 80 इयर्स का बर्थडे कब फॉल करेगा, कब फॉल करेगा। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, तो मान लेते हैं कि जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है उसका बर्थ कब हुआ, हाँ जी, कब पैदा हुआ ये भाई, तो ये पैदा हुआ है जी 1/4/1961 को। तो ये इसकी बर्थ डेट है, ये इसकी क्या है, बर्थ डेट, इस दिन ये पैदा हुआ था। हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा है, 21-22। और जो हम इनकम टैक्सेबल कर रहे हैं वो कौन से ईयर की कर रहे हैं, हाँ जी, प्रीवियस ईयर 2021 की इनकम हम टैक्सेबल कर रहे हैं। अब मुझे बताओ इसका जो बर्थडे आएगा, तो इसका बर्थडे कब आएगा भाई, 1/4/2021 को इसका बर्थडे आएगा। ठीक है, आप कहोगे सर इस दिन ये क्या हो जाएगा, 60 इयर्स का हो जाएगा, इस दिन ये क्या हो जाएगा, 60 इयर्स का हो जाएगा। कैलकुलेशन कर सकते हो ना, 1961 है, तो भाई अगर मैं इसमें 39 प्लस करूंगा तो कौन सा ईयर हो जाएगा, ईयर 2000 निकल जाएगा। और फिर अगर मैं उसमें 21 प्लस करूंगा तो ये 2021 आ जाएगा। तो 39 ये हो गया, 21 ये हो गया, 39 प्लस 21 कितने इयर्स का हो गया, ये बंदा 60 साल का हो गया। इसका मतलब 2021 में 1/4/21 के अंदर ये 60 इयर्स का होगा।
तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर क्या है भाई, अगर कोई 60 इयर्स का है या उससे ज्यादा है तो उसको पहले 3 लाख पे कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो क्या इसे प्रीवियस ईयर, तो ये प्रीवियस ईयर है, उस केस के अंदर इसे बेसिक अजम्पशन, इसको हम बोल सकते हैं बेसिक अजम्पशन, उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी? 3 लाख रुपए की बेसिक अजम्पशंस मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये क्वेश्चन है स्टूडेंट मेरा आपसे। मैंने सारी कैलकुलेशन आपके सामने करके दिखा दी है। तो यहां पे सीबीडीटी का कहना क्या है कि भैया हम इसको ट्रीट कर लेंगे। क्या ट्रीट कर लेंगे? कि ये बंदा क्या हो गया भाई, लिख लो यहां पे 31 मार्च को ही हम लोग इसको 31 मार्च 2021 को ही ट्रीट कर लेंगे। क्या ट्रीट कर लेंगे? कि ये 60 साल का हो गया है। जबकि वो अपना बर्थडे कब सेलिब्रेट करेगा? 1/4/2021 को वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। तो इनकम टैक्स यहाँ पे एसएससी को क्या कर रहा है? बेनिफिट दे रहा है। तो आप एक नोट लिख सकते हैं। नोट क्या है जी? नोट में आप लिख सकते हैं, इफ अ पर्सन if a person born on 1 अप्रैल, तो अगर कोई भी पर्सन 1 अप्रैल को बॉर्न हुआ है, would be considered to have attained a particular age on 31st मार्च। ये चीज इंपॉर्टेंट है। 31st मार्च, द डे preceding the anniversary of his बर्थडे। तो यहां पे स्टूडेंट क्या होगा? जो 31 मार्च है उसी दिन हम उसे प्रीसीडिंग, ठीक है जी, उसके बर्थडे से उसी दिन हम उसे मान लेंगे कि वो अटेंड हो गया है। वो क्या हो गया है? 60 इयर्स का या 80 इयर्स का वो बंदा हो गया है। तो अगर 60 साल वाला आता है एग्जाम में तो 1/4/1961 होगा और हम उसे 31/3/2021 को ही क्या मान लेंगे? 60 इयर्स का मान लेंगे। दूसरी तरफ आ जाओ आप, 1/4/1941, ठीक है जी। तो ये 31/3/2021 को ही क्या होगा जी? 80 इयर्स का मान लिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। तो आप पहले से क्या कर लो भाई, इस डेट का रट्टा मार लो। अगर ये डेट आ जाती है, ठीक है ना, तो आपको पहले से पता होगा ये डेट आ गई तो सर ने बताया था वो 60 साल का होगा और उसे 3 लाख रुपए का बेसिक अजम्पशन का बेनिफिट मिलेगा। और अगर 80 का हुआ तो 5 लाख रुपए का बेसिक अजम्पशन का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी, चले आगे। चलो, तो आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है इसका, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे हम लोग। प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज थी, मुझे बताना था आपको। प्लीज नोट्स बनाओगे तो बढ़िया रहेगा। कहां गया? चलो, अब आप कह रहे होंगे सर यहाँ पे आ रहा है सेक्शन 115 बीएसी,
तो ये सब आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना, ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। 115 बीएसई बेटा ये अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजीम है, जिसका डिस्कशन मैं अलग से करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने निर्मला सीतारमन या आप लोगों ने न्यूज चैनल के अंदर बहुत हल्ला सुना होगा, और न्यूज चैनल वाले बताते हैं कि अब से सरकार क्या लेके आई है भाई, दूसरा टैक्सेशन, एक अल्टरनेटिव टैक्सेशन लेके आई है, जिसके अंदर 2.5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं होगा, फिर 2.5 लाख से ज्यादा 5 लाख तक 5%, फिर 10%, फिर 15, 20, 25, 30, इस तरीके से, ठीक है जी। और ये जो सेक्शन आया है इसके लिए 115 बीएसई, तो एक इंडिविजुअल और एचयूएफ को ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि भैया वो क्या कर सकते हैं, इस अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजीम को क्या कर सकते हैं जी, ऑप्ट कर सकते हैं। तो सर हमें भी ये सीखना है, क्योंकि हमने तो ये देखा था कि बजट के अंदर इसी का हल्ला था, सारे न्यूज चैनल में यही सारी बातें हो रही थी। तो स्टूडेंट इसकी एक सेपरेट वीडियो बनेगी और उसके अंदर सेपरेट डिस्कशन होगा, और विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आपको प्रोविजन के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। और आई थिंक अराउंड आप मान के चलो, एस्टिमेटेड आपको बता रहा हूं, इट विल बी टेक मिनिमम 2 to 3 आवर्स, कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे मुझे 115 बीएसई कराने में, ठीक है जी। और भी मैं बहुत सारी डिटेल डिस्कशन इसके साथ करूंगा, तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं। बाकी इन्होंने 115 बीएसई बोला हुआ है, चैप्टर 8 के साथ करना है, ये सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, आईसीएआई, ठीक है जी। तो सबसे पहले इलिस्ट्रेशन 1 के अंदर आ जाते, तो 12 लाख रुपए की इनकम दी है, मिस्टर एक्स हैं जिनकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए बता रखी प्रीवियस ईयर 2021। और उसके बाद बता रखा है जी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। उसके बाद कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी हमें निकालनी है, असेसमेंट ईयर 21-22, अज्यूम एज, एक में 45 है तो भाई 2.5 लाख का स्लैब लगेगा, जिसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना। 63 है, 3 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। 82 है तो 5 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो सबसे पहले एग्जाम में आपको क्या करना है भाई, एज फैक्टर। बाकी मैंने बहुत सारी चीजें मैं आपको बता दूं, मैंने ये लिखवाया था आपको, तो मैंने ये चीजें आपको बताई थी कि जब हम किसी का टैक्स निकालेंगे तो उसके अंदर सबसे पहले टैक्स रेट जो डिपेंड होता है वो डिपेंड अपॉन द कैटेगरी ऑफ पर्सन होता है, उसके बाद उसकी अमाउंट ऑफ इनकम है, रेजिडेंशियल स्टेटस है, एज है, ठीक है जी, और टाइप ऑफ इनकम है। क्योंकि मैंने अभी आपको स्पेशल रेट नहीं बताए, मैं नॉर्मल रेट के अंदर डिस्कशन कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स के अंदर 2 रेट होते हैं, इसका भी चार्ट था हमारे पास, आई थिंक इसके पीछे है। इनकम टैक्स के अंदर 2 रेट होते हैं, एक नॉर्मल होता है और एक स्पेशल होता है, और बच्चों को बस इतना ही पता होता है, बच्चों को इतना ही पता होता है क्योंकि टीचर भी उनको इतना ही बताते हैं। पर बेटा नॉर्मल के आगे की कहानी क्या है, उसके आगे स्लैब रेट होता है और फ्लैट रेट होता है, ठीक है जी। और स्टूडेंट जब आप वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट करें, उससे स्टूडेंट मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और व्हाट्सएप भी किया बच्चों ने लास्ट वीडियो के रिगार्डिंग कि सर हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है। पर स्टूडेंट मैं बता दूं, अगर आपके प्रोविजंस क्लियर नहीं है इनकम टैक्स के, जब तक आपके प्रोविजंस क्लियर नहीं है तो प्रैक्टिकल जो अप्रोच है वो आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे इनकम टैक्स के अंदर, क्योंकि अकाउंटेंसी नहीं है, अकाउंट्स का सब्जेक्ट नहीं है, ये मैथ का सब्जेक्ट नहीं है। तो इसके अंदर प्रोविजन, सबसे पहले हमें प्रोविजंस को देखना होता है। जब तक हमें प्रोविजंस नहीं आते होंगे तो हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच के अंदर कमांड लेके नहीं आ सकते, हमारी ग्रिप नहीं बनेगी। तो मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते चले जाएंगे, ठीक है जी। चलो, तो आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अभी देखा था हमने ये, ठीक है। 12 लाख रुपए, चलो निकालें इस क्वेश्चन का आंसर। चलो जी मैं निकाल लेता हूं फिर। तो हमें बता दिया टोटल इनकम, ये हमने लिया है इलिस्ट्रेशन 1, पहली इलिस्ट्रेशन हमने ली।
और मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूं, ICAI, जो CA इंस्टीट्यूट है उसका मैं मटेरियल यूज कर रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए। तो कोई बच्चा CS एग्जीक्यूटिव का है, कोई बच्चा CMA का है, CMA इंटर, ठीक है जी, CMA फाइनल या CS प्रोफेशनल या CA फाइनल का भी है, तो वो ये लेक्चर देख सकता है। सीधी और सिंपल सी बात बोलूं, चाहे आप CA कर रहे हो, CS कर रहे हो, CMA कर रहे हो या और भी कुछ आप कर रहे हो और टैक्सेशन आपके सिलेबस के अंदर है, इनकम टैक्स, तो आप ये लेक्चर देख सकते हो, क्योंकि ये बेसिक इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं। ठीक है जी, तो कोई भी बच्चा ये देख सकता है। तो टोटल इनकम 12 लाख रुपए बता दी आपको, 12 लाख रुपीस टोटल इनकम दे रखी है, और एज हमें बता दी थी 45 ईयर्स है। और ये बंदा जो है ये नहीं बताया कि ये कौन है, ठीक है, इसका स्टेटस हमें नहीं बता रखा, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है। क्या एज्यूम कर लेंगे कि ये बंदा रेजिडेंट इंडिविजुअल है, ठीक है ना, तो ये हम लोग एज्यूम कर लेंगे। तो इसका टैक्स निकाल लेते हैं फिर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ जी, कैलकुलेशन, ये सोल्यूशन में निकाल रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल, ठीक है जी। तो फर्स्ट, पहले 2.5 लाख रुपए पे, 2,50,000 रुपए पे जो रेट है, रेट ऑफ टैक्स आप लिख सकते हैं, रेट ऑफ टैक्स, और यहां पे क्या आ जाएगा भाई, टैक्स लायबिलिटी। इस तरीके से आप लोग कॉलम बना सकते हैं। तो पहले 2.5 लाख पे क्या हुआ भाई, नील रेट है, जीरो टैक्स आ गया। आगे आ जाओ, नेक्स्ट, नेक्स्ट अगले 2.5 लाख पे, हाँ जी, 5% का रेट है, 5%, तो कितना आ जाएगा ये, 12,500 रुपये। उसके बाद भाई अगले नेक्स्ट 5 लाख रुपए पे कितना है जी, 20%, कितना आ जाएगा, 1 लाख। उसके बाद बैलेंस कितना रह गया हमारे पास, ये हमारे पास कितना हो गया, यहां तक 10 लाख हो गया, तो हमारे पास बैलेंस रह गया 12 लाख में से अगर आप 10 लाख रुपए माइनस कर दोगे तो आपके पास, क्योंकि अबाउट 10 लाख था, तो बैलेंस हमारे पास रह गया 2 लाख। उसके ऊपर कितना है, 30%, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 60,000, ठीक है जी। टोटल कर लो 1,72,500, टोटल कितना आ गया, 1,72,500। और इसके बाद इसके अंदर क्या ऐड होगा, हाँ जी, इसके बाद इसके अंदर ऐड होगा सेस, और जिसको हम बोलते हैं एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि 4% ऐड होता है। थ्योरी क्लास के अंदर मैंने डिटेल में बताया है कि ये हेल्थ और एजुकेशन सेस का पैसा कहाँ यूज होता है, और जो सेस वर्ड है स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये सैस वर्ड का क्या मतलब है। बाकी जो बच्चे रेगुलर बैचेस की क्लास ले रहे हैं, तो मैंने उनको सैस वर्ड का मतलब बता रखा है, ठीक है जी। तो ये 4% आप ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहां तक हमने निकाल लिया था, ये 4% ऐड कर देंगे, ये हमारा टैक्स पेबल आ जाएगा।
और जो भी हमारा टैक्स पेबल आता है, मैंने बताया था सेक्शन 288 कैपिटल बी, तो उसे राउंडिंग ऑफ करते हैं हम, और ये ऑलरेडी 10 डिजिट में राउंडिंग ऑफ है, तो करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरे केस के अंदर स्टूडेंट मैं यहां से ही बता रहा हूं आपको, जो यहाँ पे एज है वो 63 है, तो पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं, फिर आप इसको हटा दो, सीधे आप लिखो 2 लाख पे कितना 5%, जो कि 10,000 रुपये आएगा, फिर आप इसको भी हटा दो, 5 लाख पे 20%, 1 लाख रुपए, और ये हो जाएगा जी बैलेंस। 12 लाख में से 10 लाख माइनस कर दो, तो 30% 2 लाख का 60,000, 1,70,000 रुपए आ गया। 4% आप हेल्थ और एजुकेशन सेस ऐड करोगे, ये इसका टैक्स पेबल आ जाएगा। 82 वाला भी बता देता हूं। सबसे पहले 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, उसके बाद अगला वाला आपको याद रखना है 20% है, तो नेक्स्ट 20% जो होगा वो 5 लाख के ऊपर 1 लाख रुपए, और बैलेंस जो है आपका वो 2 लाख रुपए, जिसके ऊपर 30% लगेगा, तो आपका टैक्स कितना आएगा जी, 4% ऐड कर देंगे हेल्थ और एजुकेशन सेस, तो ये आपका टैक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने इंडिविजुअल के रिगार्डिंग हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लिया। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया कि जो ये सेक्शन है 115 बीएसी, इसका हम अलग से डिस्कशन करेंगे, एंड इट विल बी टेक 2 to 3 आवर्स, जिसमें 2 से 3 घंटे हमें लगने वाले। सर क्या इंडिविजुअल की कहानी खत्म हो गई? नो, बिग नो, अभी इंडिविजुअल की कहानी खत्म नहीं हुई है, बट हम आगे लिटिल बिट थोड़ा और डिस्कशन कर लें अदर पर्सन के रिगार्डिंग, जैसे कि फर्म और एलएलपी है, तो उसका 30% का रेट है। ठीक है, जिसे हम फ्लैट रेट बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। लोकल अथॉरिटी 30% है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जो टोटल इनकम है अप टू 10,000 रुपीज, 10%, 10,000 से ज्यादा 20,000। ठीक है जी, 1,000 रुपए पहले ही टैक्स आ चुका होगा, उसके एडिशन में 20% और पे करना है, और उसके बाद 20,000 रुपीज से ज्यादा होगा तो 3,000 रुपए पहले ही आ चुका होगा, उसके एडिशन में 30% और ऐड करना है। बाकी यहाँ पे अगर स्टूडेंट आप ध्यान से देखेंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको बोला गया है वो लोग भी ऑप्ट कर सकते हैं जिसके अंदर 22% का रेट है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, यहाँ पे 22% वाला भी यहाँ पे रेट कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं इसको, और उसके बाद सरचार्ज है 10% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है 4% अंडर सेक्शन 115 बी ए डी। ठीक है जी, बी ए डी, तो इसकी हम लोग बाद में बात करेंगे, और वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी डिटेल्स में नहीं है, बट मैं अलग से फिर भी मैं बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूं तो उसके अंदर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ये 22% का रेट है, आगे आने वाले चैप्टर के अंदर तो उसके अंदर मैं ये डिस्कशन करूंगा। ठीक है जी, तो ये अलग से डिस्कशन करेंगे हम लोग। बस अभी के लिए आप लोग ये याद रख लो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कर सकती है, कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स भी पे कर सकती है, जिसका रेट क्या है 22% होता है, और इफेक्टिव रेट, क्योंकि ये एमसीक्यू में आ सकता है कि इफेक्टिव रेट क्या होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो वो होगा 25.168% इफ सरचार्ज इज एप्लीकेबल, अगर सरचार्ज एप्लीकेबल हो रहा है। उसके बाद एएमटी लगता है, एएमटी प्रोविजंस जो दिए हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 115 जेसी के अंदर यहाँ पे वुड बी नॉट एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर ऑप्टिंग द सेक्शन। देखो स्टूडेंट, सीधी और सिंपल सी मैं बात बताऊं आपको, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 पार्ट कौन से हो गए, एक तो आपको स्लैब रेट दे दिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या दे दिए, देखो लोकल अथॉरिटी का भी ये फ्लैट रेट है, पर इनका क्या है भाई, स्लैब बने हैं तो ये स्लैब रेट है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्लैब रेट दे दिए। जो स्लैब रेट कहां पे है, फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या किया भाई, एक सेक्शन दे दिया 115 बीएडी,
और 115 बीएडी के अंदर क्या बोला कि आपके पास क्या है, कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स भी है। अगर आप 22% से टैक्स देना चाहते हैं तो 22% से आप टैक्स दे सकते हैं, सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। अभी मैं समझाऊंगा। और जिस बच्चे को ये सरचार्ज वर्ड का मतलब पता हो तो कमेंट में लिखें कि सरचार्ज वर्ड का क्या मतलब है। रेगुलर बैच के अंदर मैंने सरचार्ज वर्ड का मतलब भी बताया है, डिटेल डिस्कशन किया है। तो स्टूडेंट हम लोग एक एक वर्ड के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। अगर आपको रेगुलर बैचेस की क्लास चाहिए तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9560005440। और स्टूडेंट एक ओपन चैलेंज है मेरा। ओपन चैलेंज क्या है कि आप पूरे टैक्सेशन की क्लासेस ले लें और क्लासेस लेने के बाद अगर आपको एक भी बार ऐसा लगता है कि सर ने कोई टॉपिक हमें नहीं पढ़ाया या सर ने इनकम्प्लीट पढ़ाया है या हमें पढ़ के मजा नहीं आ रहा, तो स्टूडेंट जो फीस आपने मुझे पे की होगी रेगुलर बैचेस की, वो आपकी इंटायर फीस 100% फीस मैं आपको रिफंड कर दूंगा। तो इतनी बड़ी गारंटी स्टूडेंट ओपन मैंने चैलेंज दिया है, कोई भी नहीं देता। ठीक है, मुझे पता है कि मेरी क्लासेस के अंदर मैंने एक एक चीज मॉड्यूल से कवर की है, क्योंकि मुझे पता है जो फैकल्टीज हैं वो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स पढ़ाते ही नहीं है। तो मैंने एक एक चीज कवर की है, चाहे फिर वो सीए का मॉड्यूल हो, सीएस का हो या सीएमए का मॉड्यूल हो। ठीक है जी। तो आपको लेक्चर्स के अंदर जो रेगुलर बैचेस के लेक्चर हैं उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। आप साथ में अपना मॉड्यूल क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सर ने वो चीजें कवर अप करवाई हैं या नहीं करवाई। ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिगार्डिंग मैंने बताया आपको, एक तरफ स्लैब रेट है, दूसरी तरफ सेक्शन 115 बीएडी है जिसके अंदर कंसेशनल रेट है 22% का। उसके बाद एएमटी प्रोविजन है, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये होता क्या है। स्टूडेंट ये आने वाले चैप्टर्स के अंदर, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, दिस सेक्शन, जो ये सेक्शंस हैं ये फाइनल लेवल पे डिस्कशन किए जाते हैं। बट सीएस के अंदर मैं बच्चों को जिनका सीएस का कोर्स है, जिन्होंने मुझसे सीएस का कोर्स लिया हुआ है, उनको मैं एएमटी पढ़ाऊंगा। जिन बच्चों का सीएमए है उनको भी मैं अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स सेक्शन 115 जेसी में बताऊंगा, सीए इंटर में नहीं। तो मैं साथ के साथ यहाँ पे ये भी बता रहा हूं आपको कि सीए इंटर में क्या है, सीएस में क्या है और सीएमए में क्या है। दूसरा, जो बच्चों के दिमाग में एक वहम डाला जाता है कि बेटा आपने जो क्लासेस ली है ये क्लासेस तो सीएस वाले बच्चों की क्लासेस है, तो इससे सीए वाला बच्चा कैसे पढ़ेगा। मैं आपसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं स्टूडेंट, क्या आप कोई और इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं? आपको भी वही इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है। ठीक है जी। और बनने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट भी उसी इनकम टैक्स का यूज करेगा, कंपनी सेक्रेटरी भी और सीएमए भी। तो ये रूमर होता है। ठीक है जी। उनको खुद टैक्स नहीं आता, वो मैं बता दूंगा आपको कहानी ये, आप उनसे खुद पूछ लेना, बताना जरा सेक्शन 115 बीएडी, आपको खुद पता लग जाएगा। ठीक है जी। तो जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। तो ये डिटेल डिस्कशन आप कंपैरिजन करो स्टूडेंट, आपको पता लगेगा। ठीक है। तो 115 जेसी अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स आने वाली क्लासेस के अंदर जिसके सिलेबस में सीएस और सीएमए, उनके साथ हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कंपनी की तरफ। तो थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं, इससे पहले आप लोग क्या करो, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है एक बार आप लोग रिवाइज कर लो। चलो मैं इसको नोट्स के अंदर नोट करवा देता हूं जो भी मैंने ये बताया आपको, और एक दो चीजें और ऐड ऑन करवा देता हूं इसके अंदर। तो हम लोगों ने क्या बात की है, अगर मैं पूरी समरी बनाऊं या मैं बोलूं क्रक्स, ये आप पूरा समरी या क्रक्स बोल सकते हैं, पूरा निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक प्रैक्टिकल अप्रोच की जो 2 क्लासेस आपने ले ली है, सबसे पहले हमने इंडिविजुअल देखा था। ठीक है जी। उसके बाद इंडिविजुअल के बाद हमने किसको देखा, इंडिविजुअल के बाद मैंने आपको पार्टनरशिप फॉर्म का बताया था, पार्टनरशिप फॉर्म, और एलएलपी की बात की हम लोगों ने।
थर्ड वन हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी बात की, सॉरी लोकल अथॉरिटी भी आया था, लोकल अथॉरिटी भी आया था। चौथा हमारे पास था कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और पांचवा अभी हम डिस्कशन करेंगे कंपनी के बारे में, जिसमें बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है जी। अब हमने इसमें डिस्कशन कैसे किया, सबसे पहले इंडिविजुअल के अंदर आप लोगों ने देखा, और इसमें हमने इंडिविजुअल ही नहीं, इसके अलावा हमने इंडिविजुअल के अलावा इसके अंदर और किस किस को लिया था, हाँ जी, इंडिविजुअल के अलावा इसके अंदर और हमने किस किस को लिया था, एचयूएफ को भी लिया था, ठीक है। एचयूएफ के अलावा एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आप देख सकते हैं वहां पे इन सबको हमने लिया था, ठीक है जी। और इसके अंदर जो कैटेगरी वन थी, कैटेगरी वन थी जिसमें 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं था, तो वहां पे जो इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, इनका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो रेजिडेंट देखा जाता है। फिर जो दूसरी कैटेगरी थी उसमें 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, पर इसके अंदर अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो इंडिविजुअल में ओनली रेजिडेंट लिया जाएगा। तो स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है मेरे पास कि सर अगर मान लो कोई इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट है और वो 60 इयर्स का है, तो एक इंडिविजुअल क्या है भाई, नॉन रेजिडेंट, और उसकी एज मान लो 65 है, तो क्या उसे ये कैटेगरी 2 3 लाख वाला बेनिफिट मिलेगा? तो आंसर इज बिग बिग नो। आगे जी बात समझ में, बिग नो। बच्चे ये गलती करके आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, क्वेश्चन में देखा भाई 65 की एज है, सीधे कहानी खत्म, 3 लाख रुपए वाला स्लैब लगाया, आंसर निकाला, और उसके बाद नंबर आते हैं भाई 0, अंडा मिल जाता है। ये याद रखना, नॉन रेजिडेंट के लिए भी 2.5 लाख रुपए लगेगा। बाकी इनके लिए तो भाई हमेशा एक ही स्लैब है, फर्स्ट कैटेगरी वाला। केवल इंडिविजुअल के अंदर 3 कैटेगरी है, और थर्ड कैटेगरी आपको पता ही है, वो 80 साल वाला बंदा, पर इसमें भी ओनली क्या है भाई, रेजिडेंट है, और 5 लाख का, 5 लाख रुपए दोबारा लिख लेते हैं। बताने के बाद भी फिर कई बार बच्चे कहते हैं सर आपने ये क्या बताया, भाई 5 लाख बोल रहा हूं मैं तो, 5 लाख किसके रिगार्डिंग है ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। सुपर सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन, बस ये ध्यान रखना है भाई, अगर इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट होगा और अगर उसकी एज कुछ भी हो भाई, एज फैक्टर डिपेंड ही नहीं करेगा नॉन रेजिडेंट के लिए, इग्नोर एज, लिख लो कहीं लिखना है तो, सीधे कैटेगरी 1 2.5 लाख वाला स्लैब लगेगा, ठीक है जी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इंडिविजुअल के रिगार्डिंग एक सेक्शन है 87 कैपिटल ए, कैपिटल ए, इसका मैं अलग से डिस्कशन करूंगा, इसको अलग से हम लोग डिस्कशन के अंदर लेंगे। पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैंने आपको फ्लैट रेट बताया, और पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम लोगों ने फ्लैट रेट क्या लिखा, 30%। पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग 30%, टोटल इनकम 30%, मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म की 1 रुपए की इनकम है तो भी उसके ऊपर 30% क्या होगा, टैक्स लग जाएगा। तो कौन सा रेट है जी, फ्लैट रेट। तो फ्लैट रेट समझ में आ गया ना क्या है, कि भैया 1 रुपए कमाओगे तो भी 30% टैक्स है, 10,000 रुपए कमाओगे तो भी 30% टैक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई स्लैब रेट नहीं है। उसके बाद लोकल अथॉरिटी आ गया था, इसके अंदर भी सीधे फ्लैट रेट है 30%। उसके बाद आ गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या था भाई, अगर टोटल इनकम कितनी है जी, टोटल इनकम इसमें 3 बने हुए थे, इसमें भी ये, इसमें बोल सकता हूं इसमें स्लैब रेट है, और ये 3 स्लैब क्या बने हुए थे अगर बात करें तो, पहला अप टू 10,000 रुपीज 10% का था, फिर 10,000 से ज्यादा, और कहां तक, अप टू 20,000 20%, और 20,000 रुपीज से ज्यादा
तो 30% का टैक्स देना। ठीक है, कंपनी के बारे में अभी हम अलग से डिस्कशन करेंगे। असली में बात आ रही थी सरचार्ज की। बच्चे कह रहे थे सर सरचार्ज का क्या सीन है, सरचार्ज के बारे में बताओ। तो सरचार्ज का अगर स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, सीधे अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं सरचार्ज के रिगार्डिंग, पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, तीनों का मैं एक साथ बता रहा हूं आपको सरचार्ज के रिगार्डिंग। तो सरचार्ज का एक चार्ट बना देता हूं आपके लिए। सरचार्ज का आप एक चार्ट ही बना लो सीधे। और ये सरचार्ज आप थ्योरी, ऐसा थ्योरी बेस्ड जानना चाहते हो तो उसके लिए रेगुलर बैच की क्लासेस आप ले सकते हो। उसके अंदर मैंने बता रखा है सरचार्ज वर्ड का मतलब क्या होता है। अभी सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आपसे एक एडिशनल टैक्स चार्ज किया जा रहा है। तो एक तरफ इंडिविजुअल है भाई जिससे सरचार्ज लिया है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपकी पार्टनरशिप फर्म हो गई, और कौन था भाई, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और कंपनी का मैं अलग से बताऊं। और ये आप इंडिविजुअल के रिगार्डिंग लिख सकते हो। यहाँ पे इंडिविजुअल आ जाएगा हमारा जो एसएससी है, एचयूएफ आ जाएगा हमारा। ठीक है जी, उनके लिए क्या है यहाँ पे, तो सरचार्ज की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज किया जा रहा है। पहले पार्टनरशिप फर्म की बात कर लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म में आप सिंपल वर्ड्स में लिख लो कि अगर इनकम क्या होगी भाई, टोटल इनकम कितने से ज्यादा होगी, 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा, तो लगेगा जी 12%। 12% लगना है, 12%, 12% का सरचार्ज लगेगा। ठीक है, ये कहां पे लिखा हुआ है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक मिनट, मैं आपको कहां से दिखाता हूं। ये आगे चल के सरचार्ज के रेट बता रखे हैं यहाँ पे। ये आ गया हमारे पास, ये सब कुछ हम करने वाले हैं। ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं सरचार्ज का। ये रहा, ठीक है ना, ये पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है सरचार्ज का, आप देख सकते हैं इसको। तो आप यहां से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चार्ट सीए इंस्टीट्यूट ने बना रखा है सरचार्ज का। तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो भाई 50 लाख रुपए तक कोई सरचार्ज नहीं है। 50 लाख से ज्यादा, 1 लाख, ओ सॉरी 50 लाख तक कोई नहीं है। 50 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक। तो 50 लाख से ज्यादा होगा और 1 करोड़ तक होगा तो 10%, 1 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से ज्यादा अप टू 5 करोड़ 25%, 5 करोड़ से ज्यादा 37%। स्टूडेंट एक एक चीज के ऊपर आपको, मतलब कि सरचार्ज के यहाँ पे जितनी कैटेगरी बनी है 10, 15, 25 और 37, मतलब कि 10%, 15%, 25%, 37%, हम लोग हर एक पॉइंट के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसके अंदर मैं सरचार्ज के ही क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद कोऑपरेटिव आ गया, देखो लोकल अथॉरिटी आ गया, फर्म आ गया, एलएलपी आ गया। तो भाई 1 करोड़ से क्या है, ज्यादा होना चाहिए, तो 12%। ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी, सिंपल, अभी मैंने डोमेस्टिक कंपनी के रेट नहीं बताए, सरचार्ज बता देता हूं, यहां पे लिखा हुआ है। तो 7% का है अगर 1 करोड़ से ज्यादा अप टू 10 करोड़, और 10 करोड़ से ज्यादा तो 12। और अगर फॉरेन कंपनी होगी तो 7 की जगह 2% हो जाएगा और 12 की जगह 5% हो जाएगा। असली में स्टूडेंट ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर जो फ्लैट रेट है वो 30% है
और फॉरेन कंपनी के ऊपर जो फ्लैट रेट है वो कितना है जी, 40% है, इसलिए सरचार्ज का जो रेट है वो कम चार्ज किया गया। जो सरचार्ज का जो रेट है वो क्या किया गया, कम चार्ज किया गया है। ठीक है ना। अब आ जाओ आप आगे, तो मैंने सरचार्ज बता दिया आपको, तो ये चार्ट आप लोग इस तरीके से बना लेना। उसके आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं कंपनी के रिगार्डिंग क्या कहानी है। ठीक है ना, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी में जो लगता है जी वो फ्लैट रेट लगता है। ठीक है, और इसको भी आप दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर लो, दो कंपनी हो जाएंगी हमारी, एक तरफ डोमेस्टिक कंपनी है और दूसरी तरफ फॉरेन कंपनी। इस तरीके से हम लोग बना लेंगे इसे। अब जो स्टूडेंट डोमेस्टिक कंपनी है इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, इसके अंदर भी इन्होंने दो केस किए हैं। लॉ मेकर कहता है कि अगर आपकी जो डोमेस्टिक कंपनी है तो उसके ऊपर 25% भी लग सकता है, और एक दूसरा है 30 वाला। अब देखो 25 वाला कब लगेगा, 25% आप डोमेस्टिक कंपनी ये ऑप्शन कब अवेल कर सकती है, इफ टोटल टर्नओवर, इफ टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट, और ग्रॉस रिसीप्ट प्रीवियस ईयर 18-19, ये ध्यान देने वाली बात है। 18-19 के अंदर प्रीवियस ईयर कितनी होगी जी, अप टू 400 करोड़, 400 करोड़। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, तो उस केस के अंदर आपको 25% आपको फ्लैट रेट टैक्स पे करना होगा, अदरवाइज एनी अदर केस 30%, एनी अदर केसेस 30% आपको पे करना होगा। ठीक है जी, ये दीवार है 25% वाली और इस तरफ 30% वाली। और फॉरेन कंपनी में क्या है भाई, फॉरेन कंपनी में जो रेट है सीधे वो डायरेक्टली 40% है। फॉरेन कंपनी का, फॉरेन कंपनी का डायरेक्टली क्या है, 40%। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है बहुत ज्यादा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो डोमेस्टिक कंपनी है उसको बोल दिया कि भाई आप 25% क्या करो, टैक्स पे करो। अगर आपके प्रीवियस ईयर 18-19 की, अगर प्रीवियस ईयर 18-19 की टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट कितनी है, अप टू 400 करोड़ की, 400 करोड़ की, एक क्वेश्चन नहीं आता आप लोगों के दिमाग में, सर क्या क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन सिंपल सा ये है जो आपके दिमाग में आना चाहिए, हमारा असेसमेंट ईयर, मैं यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहा हूं जिसमें 25% बोला है, और प्रीवियस ईयर चेक करना है 18-19, और इसके अंदर टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट जो बोली है वो अप टू 400 करोड़ की हमें बोली है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट कि हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो 2021-22 है, इनकम जो टैक्सेबल कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर 2021 की हम लोग टैक्सेबल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर लिखा है वो 18-19 क्यों लिखा है, यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर लिखा है वो 18-19 की टर्नओवर चेक करने के लिए क्यों बोल रहा है हमें, उसे तो यही इसी करंट ईयर की टर्नओवर चेक करने के लिए बोलना चाहिए था। तो स्टूडेंट आपको इसका लॉजिक पता है, हाँ जी, अगर आपको पता है तो स्टूडेंट हम टेलीपैथी, मैंने आपको बोला था हम लोग उसके थ्रू बात कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, सीधे बच्चे को रटवा दिया जाता है कि भैया रट्टा मार ले, 18-19 प्रीवियस ईयर का टर्नओवर चेक कर लियो, ग्रॉस रिसीप्ट चेक कर लेना, अगर 400 करोड़ की होगी अप टू 400 करोड़ तो 25% डोमेस्टिक कंपनी को फ्लैट रेट टैक्स पे करना, अदरवाइज 30% है। पर ये लॉजिक भाई साहब किसी किताब में नहीं लिखे होते, ना कोई बताता है।
ठीक है जी। तो लॉजिक क्या है बता दो मुझे, मैं आपको बताता हूं। बजट कब आता है भाई? अब जो ये हमारा जो ये असेसमेंट ईयर है, ठीक है, तो पिछले वाला बजट क्योंकि अब तो आएगा, तो हम लोग जो फाइनेंस एक्ट पढ़ रहे हैं वो 2020 हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि ये 1 फरवरी 2020 को ये आया होगा। 1 फरवरी 2020 को ये बजट आया होगा। और अगर 1 फरवरी 2020 की मैं बात करूं, तो 1 फरवरी 2020 को क्या हुआ जी, ये बजट आया, तो इसके अंदर हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 1920। मतलब कि जिस दिन 1 फरवरी होगी, जिस दिन कौन सी होगी, 1 फरवरी होगी 2020, अगर उस दिन सरकार हमें बोल दे, क्या बोल दे भाई सरकार, कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है जी, प्रीवियस ईयर 1920 का जो आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीव्ड 400 करोड़ होनी चाहिए, तो हम आपको फ्लैट रेट देंगे 25%। भाई 5% बहुत होता है, ठीक है ना, अभी आपको नहीं पता, तो 5% क्या होता है, बहुत होता है। तो आपको क्या होगा, कंसेशनल रेट पे करना पड़ेगा डोमेस्टिक कंपनी को 25%। तो कंपनीज क्या करेंगी भाई, रिस्ट्रिक्ट कर देंगी अपनी टर्नओवर को, अपनी टर्नओवर को क्या कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, क्योंकि 1 फरवरी को आएगा बजट, ठीक है ना, और ये साल खत्म होना है 31 मार्च 2020 को, रिस्ट्रिक्ट कर देंगी। आ रही जी बात समझ में? और 25% से टैक्स दे देंगी। आपको नहीं लग रहा सरकार जो है उसको 5% का लॉस हो जाएगा? और कितनी कंपनियां हैं, तो सरकार नहीं चाहती भाई उसको 5% का लॉस हो, इसलिए उसने क्या किया, ये जो 1920 था ये वाला प्रीवियस ईयर नहीं रखा। कौन सा प्रीवियस ईयर रखा, उसके भी पीछे चले गए, 1819, उसके भी क्या चले गए, पीछे चले गए। और ये करंट ईयर वाला क्यों नहीं रखा? तो भाई मैनिपुलेट कर लोगे आप पहले ही, आपको स्टार्टिंग में ही अगर बता देंगे कि 2021 के लिए 400 करोड़ की है, तो आप पहले ही मैनिपुलेट कर लोगे, आप 400 करोड़ से ज्यादा जाने नहीं दोगे। यहाँ पे आप रिस्ट्रिक्ट कर लोगे और यहाँ पे आप जाने नहीं दोगे करंट ईयर के अंदर। तो ये लॉजिक आपको समझ में आया? अब मार्केट में एक इशू है, इशू क्या है कि अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड ही कब हुई है भाई, 1819 के बाद, इस ईयर के बाद, मतलब मान लो 2020 में रजिस्टर्ड हुई है कोई कंपनी, इस असेसमेंट ईयर में उस डोमेस्टिक कंपनी को टैक्स पे करना है, तो क्या वो 25% का जो बेनिफिट है वो ले सकती है? तो आंसर क्या होगा? हाँ जी, मार्केट के अंदर मतलब इस चीज को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग अभी भी है लोगों के बीच में। तो क्या होगा, आपको क्या लगता है? तो लॉ मेकर ने तो साफ साफ लिखा है कि भैया यहां पे टर्नओवर होना चाहिए 1819 में 400 करोड़ का, तो जाके 25% का बेनिफिट मिलेगा, तो जाके क्या होगा, 25% का बेनिफिट मिलेगा। आपकी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई है, 2020 में, तो भाई आपको 25% का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आंसर इज बिग नो। सीधे आ जाओ भाई 30% में, चाहे 200 करोड़ की टर्नओवर हो, 100 करोड़ की हो, कितने की हो भाई, 1 रुपए की टर्नओवर। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट हर चीज का क्या होता है बेटा, लॉजिक होता है। दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक कंपनी की, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, डोमेस्टिक कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक कंपनी में आपने देखा कि हमने फ्लैट रेट देखा जो कि 30% लगता है, कंसेशनल रेट देखा जो कि 25% लगता है। इसके अलावा स्टूडेंट जो डोमेस्टिक कंपनी है उसके ऊपर मैट के प्रोविजन, जैसे आपने अभी पार्टनरशिप फॉर्म देखा, एलएलपी देखा आपने, तो इसके अंदर एएमटी के प्रोविजन थे, ठीक है, अंडर सेक्शन 115 जेसी, और यहाँ पे स्टूडेंट अंडर सेक्शन 115 जेबी है, ठीक है जी, जिसके अंदर मैट प्रोविजन है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। तो धीरू भाई अंबानी, आपको पता होगा मुकेश अंबानी के पापा जी, तो उन्होंने ऐसी टैक्स प्लानिंग की थी जिसकी वजह से सरकार को मैट लेके आना पड़ा, और बहुत बढ़िया स्टोरी है। तो जिसके सिलेबस के अंदर मैट है, हम लोग मैट प्रोविजंस में बात करेंगे। अभी आपका बेसिक है तो आपको समझ में नहीं आएगा, और मैट के अंदर स्टूडेंट जब हम डिस्कशन करते हैं तो कम से कम 8 से 10 लेक्चर लगते हैं इसके अंदर,
मान के चलो कम से कम 18 से 20 घंटे की स्टूडेंट क्लास होती है फाइनल लेवल पे। मैं आपको बता दूं मैट की 115 जेबी करवाया जाता है, और कईयों को तो पता भी नहीं होगा। तो फॉरेन कंपनी के रिगार्डिंग 115 जेए हम लोग करते हैं। तो अभी के लिए स्टूडेंट मैं यहीं पे इसको खत्म करना चाहूंगा, आगे मैं इसके अंदर फर्दर डिस्कशन नहीं चाहता। बस आप सिंपल वर्ड्स में इतना याद रख लो कि भाई डोमेस्टिक कंपनी है उसका फ्लैट रेट 30% है, और जो फॉरेन कंपनी है उसका जो फ्लैट रेट है वो कितना है जी, 40% है। बाकी मैंने आपको सरचार्ज के रेट मैंने आपको बता दिए थे। अब मैं कुछ और थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप कहेंगे सर ये कौन से नोट्स आ गए, तो भाई ये ICSI मैंने आपको पहले ही बोला था, तो ये CS के नोट्स हैं, ठीक है ना। बाकी अब मेरे नोट्स जो मैं हैंड रिटन बना रहा हूं, और मैंने अलग से भी नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप उसकी डिमांड कर सकते हैं और मैं आपको वो नोट्स दे दूंगा, क्योंकि मैंने क्या किया है सब चीजों को एक साथ कंपाइल कर दिया है मैंने, और बहुत ही इजी कर दिया है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी के रिगार्डिंग क्या बता रहा है जी, डोमेस्टिक कंपनी के रिगार्डिंग बता रहा है सेक्शन 115 BA ऑप्ट कर सकते हैं 25%, जैसे स्टूडेंट इंडिविजुअल था तो इंडिविजुअल के रिगार्डिंग सेक्शन 115 BAC था, यहाँ पे नजर आ नहीं रहा, शायद इन्होंने आगे दिया होगा। आगे चलते हैं और ये रहा, तो इंडिविजुअल के रिगार्डिंग 115 BAC आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इसका भी डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे कंपनी को ये अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजीम दिया गया है जिसके अंदर स्टूडेंट 25% भी है, उसके बाद 115 BAA 22% भी है, 15 भी है, ठीक है जी, 25 भी है, और एनी अदर केस के अंदर ये 30% है, ठीक है ना। ये 400 करोड़ वाला 25% मैंने आपको बता दिया, फॉरेन कंपनी 40%। मैट प्रोविजंस बात करेंगे स्टूडेंट सेक्शन 115 JB अंडर सेक्शन आप लिख सकते हैं, तो मैट प्रोविजंस की भी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा एक AMT का जो प्रोविजन मैंने बताया था, जिसका रेट, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, AMT का रेट क्या है 18.5% है, और ये जो रेट है वो इंडिविजुअल के ऊपर लगेगा, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर ये रेट लगेगा, मतलब कंपनी को छोड़ के, कंपनी को AMT नहीं लगता भाई, कंपनी के ऊपर मैट प्रोविजंस लगते हैं, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। और कंपनी के अलावा जो लोग हैं अगर उनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो उनके ऊपर AMT के प्रोविजंस लगते हैं। ये प्रोविजंस होते क्या है, AMT का प्रोविजन क्या है, मैट का प्रोविजन क्या है स्टूडेंट, ये आप बहुत टाइम के बाद जब आप लोग बहुत कुछ इनकम टैक्स के अंदर पढ़ लोगे, तो जो बच्चे CA इंटर के अंदर है उनके सिलेबस में तो है ही नहीं AMT प्रोविजन और मैट प्रोविजन, ठीक है जी। उसके बाद जो बच्चा CS एग्जीक्यूटिव का है, CS प्रोफेशनल का है, तो उनके सिलेबस में AMT और मैट प्रोविजंस हैं। जो बच्चे CMA इंटर के हैं, CMA फाइनल के हैं, उनके सिलेबस के अंदर मैट और AMT के प्रोविजंस हैं, तो उनको करवाया जाएगा। CA इंटर वाले बच्चे को घबराने वाली कोई बात नहीं है, CS वाले को बाद में कराएंगे, अभी समझ में नहीं आएगा, अभी आप छोटे बच्चे हो, छोटी चीजें अभी आप पढ़ो, इन्हीं चीजों को आप समझो ढंग से। सरचार्ज मैंने आपको बताए, और सरचार्ज का चार्ट भी हम लोगों ने बनाया, ठीक है जी। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं जी, आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग सरचार्ज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सरचार्ज आपको सिखाऊंगा आने वाले लेक्चर्स के अंदर, मार्जिनल रिलीफ साथ के साथ मैं आपको सिखाऊंगा, और उसके आने वाली वीडियोस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी हम लोगों ने क्या नहीं किया है, अभी हम लोगों ने स्टूडेंट स्पेशल रेट नहीं किए। तो ये स्पेशल रेट मैं आगे दिखा दूं, मेरे ख्याल से आगे है, स्पेशल रेट भी हम करने वाले हैं। 87 कैपिटल ए ये भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। और स्पेशल रेट यहाँ पे आगे आ जाएगा, स्पेशल रेट के भी मुझे कराने हैं, स्पेशल रेट में आपको एक बार दिखा दूं, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं उसके भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। तो आगे आने वाली क्लासेस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी,
ये रहा स्टूडेंट, ये यहाँ पे स्पेशल रेट दिए हैं, ठीक है ना। तो ये स्पेशल रेट के भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अभी मैं इन चीजों को नहीं उठाना चाहता, ठीक है। तो आने वाली क्लासेस के अंदर, तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करो जिसके अंदर सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ आपको करवाया जाएगा। अभी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है प्रैक्टिकल अप्रोच की, चाहूंगा कि ये सीरीज आप लोग ईमानदारी से कंप्लीट करें और अपने नोट्स आप लोग बनाते रहें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ओके बाय।